जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड हिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको 5 से 6 क्लास प्रोवाइड करवा दी हैं, तो आप लोग इन क्लासों को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम कुड़िंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम डिटेल से इस क्लास को कवर कर रहे हैं, साथ में हम इसके नोट्स भी आपको दे रहे हैं, वो भी फ्री में। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहां आपको नोट्स से मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कुड़िंद डायनेस्टी, यानी कि कुड़िंद वंश। तो कुड़िंद वंश के बारे में हम बात करेंगे, कब से कब तक इनका शासनकाल रहा इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुड़िंद वंश। कुड़िंद वंश इंग्लिश में बोलेंगे कुड़िंद डायनेस्टी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं जो कुड़िंद वो आए कहां से थे, कौन है ये कुड़िंद, आखिर इस उत्तराखंड में ये आए कैसे, तो इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कुड़िंद आए कहां से, इनका शासनकाल उत्तराखंड में कब तक देखा गया है इसके बारे में देखते हैं। जो इनका शासनकाल है लगभग 1000 एडी से 1000 बीसी से लेकर लगभग 300 एडी तक। तब इनका शासनकाल कब से रहा था, 1000 बीसी से लेकर 3000 एडी तक इसमें उत्तराखंड में इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुड़िंद लोग आए कहां से थे। जब सिंधु खाड़ी सभ्यता भारत में चल रही थी उस समय आर्य लोग सिंधु खाड़ी सभ्यता पर आक्रमण करते हैं। जब ये आक्रमण होता है तो वहां पर कुछ आर्य लोग जो होते हैं खुद वो लोग भारत के अनेक दिशाओं में जाते हैं, कुछ लोग उसमें से उत्तराखंड में भी आते हैं। उन्हीं से हम क्या मानते हैं कि वही क्या लोग है, कुड़िंद लोग हैं करके। ठीक है, तो बात कहां से है, ये लोग क्या मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से जो आर्य लोग आए थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कुड़िंद बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आपके आ रहा होगा। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जो कुड़िंद लोग जब उस समय आर्य का आक्रमण हो रहा था उसी वक्त एकदम आगे होंगे। ये धीरे धीरे कभी कुछ टाइम बाद धीरे 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 करके 100 साल बाद, फिर 200 साल बाद, फिर 300 साल बाद, धीरे धीरे करके ये लोग कहाँ आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग उत्तराखंड में अपना निवास कर लेते हैं। अब बात करेंगे जो कुड़िंद लोग हैं वो जब आए उत्तराखंड में तब इनका निवास स्थान कहाँ है करके। ठीक है, तब निवास स्थान के लिए यहाँ पर दो लोगों ने कथन है। एक तो है हमारा क्या कहते हैं टॉलमी के अनुसार, और दूसरा है महाभारत। ठीक है, तो पहले बात करते हैं महाभारत के अनुसार कुड़िंद लोग कहाँ रहते थे। महाभारत के अनुसार जो कुड़िंद लोग थे, कुड़िंद लोगों का मेनली जो निवास स्थान था वो हरिद्वार या मायापुरी में था। हरिद्वार या फिर इसको उस वक्त मायापुरी बोलते थे। ठीक है, तो हरिद्वार के एरिया में ये लोग अपना निवास स्थान करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था टॉलमी, जिसने जियोग्राफी करके बुक लिखी है। टॉलमी नामक वैज्ञानिक क्या बोलता है, उसने बोला कुड़िंद लोग भारत में आए थे। ये किसके अनुसार है, महाभारत के अनुसार है। कुड़िंद ही पुलिंद कहते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे अभी। उससे पहले हम आपको बताएं टॉलमी ने क्या कहा था। टॉलमी के अनुसार, टॉलमी ने कहा था जो कुड़िंद लोग थे जो उत्तराखंड में कहां कहां निवास करते थे इसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग उत्तर एक ऐसे यहां पर बना लेना। ठीक है, यहां हो गया उत्तर, यहां हो गया दक्षिण, ये होता है पश्चिम और ये होता है पूरब। तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। जो उत्तर में हिमालय, वृहद हिमालय, उत्तर में वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, दक्षिण में सहारनपुर, सहारनपुर, और पश्चिम में सतलज नदी, और पूरब में काली नदी। ये याद रखना। ठीक है, ये किसके अनुसार है, टॉलमी के अनुसार जो उत्तराखंड में कुड़िंद लोग हैं वो कहां कहां निवास करते थे तो उसका आपका जिक्र किया गया है। उत्तर में वृहद हिमालय, दक्षिण में सहारनपुर और पश्चिम में सतलज नदी, और जबकि पूरब में काली नदी तक इनका क्या माना जाता है, निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, अब इनकी कुछ जानकारी के जो स्रोत हमको कहां कहां से मिलते हैं, महाभारत में मिलता ही होगा, टॉलमी के अनुसार भी मिलता ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जानकारी के स्रोत। अब जो जानकारी के स्रोत कहां से मिलते हैं उसको देखते हैं। जानकारी के स्रोत, ठीक है, अब स्रोत भी दो तरीके से मिलेंगे, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। एक पुरातात्विक और साहित्यिक में देखेंगे, एक तो होगा पुरातात्विक और दूसरा होगा साहित्यिक।
पुरातात्विक में क्या आएगा, जैसे अभिलेख आएंगे यहाँ पर। अब अभिलेख के अनुसार जो कुड़िंद लोग थे ये मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। और उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी वो थी कुड़िंद। इसको भी आप याद कर लेना, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, उत्तराखंड आने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आप इसी के साथ यहाँ पे नीचे लिख लेना, 1000 बीसी से लेकर 300 एडी तक इनका शासनकाल यहाँ रहता है। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जो जनजाति है, राजनीतिक जो शक्ति है वो कौन सी है, वो है कुड़िंद है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम जानकारी के स्रोत, एक पुरातात्विक होती है और एक साहित्यिक होती है। अब पुरातात्विक में क्या क्या मिलते हैं आपको, मेनली अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख, ठीक है। अब अभिलेख यहाँ पे सबसे पहला जो अभिलेख है वो है कालसी शिलालेख या कालसी अभिलेख। अब कालसी अभिलेख से यह पता चलता है कि जो कुड़िंद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे। किससे पता चलता है, कालसी से। कुड़िंद लोग किसके अधीन थे, ये मौर्यों के अधीन थे। ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है हमें पुरातात्विक स्रोत से, ठीक है। अब बात आएंगे साहित्यिक की, वो धीरे धीरे कवर करेंगे। पहले हम किसकी कवर कर रहे थे, पहले हम कवर करें पुरातात्विक में अभिलेख आते हैं, अभिलेख में कुड़िंद और मौर्यों के अनुसार बात करते हैं, ठीक है। जो कुड़िंद लोग थे वो मौर्यों के क्या थे, गुलाम कह सकते हैं, मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। एक अभिलेख और है भरहुत अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, भरहुत, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। भरहुत ये एमपी का है। इससे भी कुड़िंद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भरहुत अभिलेख किसके बारे में, कुड़िंद के बारे में। इसमें कुड़िंद के 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, कुड़िंद के 4 राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये 2 अभिलेख आपको याद होने चाहिए, एक कुड़िंद का किस कौन सा अभिलेख है, एक है कालसी शिलालेख और एक है भरहुत अभिलेख, ठीक है। यहाँ पर कालसी लिखो, ये कालसी होगा, कालसी और मौर्य। कालसी मौर्य के अनुसार, भरहुत जो है वो कुड़िंद का था। ये कुड़िंद राजाओं का, उसमें जो भरहुत है इसमें कुड़िंद राजाओं की हमें क्या मिलती है, इनका जिक्र किया गया इस अभिलेख में भी, ठीक है। तो यहाँ से भी इनकी जानकारी हमें मिलती है। तो पुरातात्विक साहित्य में हमें, पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख मिलते हैं और एक कालसी मिलता है, एक भरहुत अभिलेख मिलता है जिसमें हमें कुड़िंद राजवंश की जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत में ही कुड़िंद की हमें मिलती है मुद्रा। मेनली हमें जो कुड़िंद का इतिहास है वो मुद्रा पर भी हम निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम कुड़िंद की मुद्रा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको ध्यान से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मुद्रा, कुड़िंद की मुद्रा एक मुद्राएं हमें यहां से मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, मुद्राएं। मुद्राएं कितनी प्रकार की मुद्राएं मिलती है, हमें 3 प्रकार की यहां से मुद्राएं मिलती हैं। एक सबसे पहले मिलती है अमोघ भूति प्रकार की, अमोघ भूति। दूसरी मिलती है अल्मोड़ा प्रकार की, अल्मोड़ा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जो कुड़िंद की मुद्राएं हो कितने प्रकार की मिलती है, 3 प्रकार की मिलती है, अमोघ भूति, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर या चित्रेश्वर, छत्रेश्वर, क्या बोलते हैं, चित्रेश्वर। दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो अमोघ भूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर। अब इनकी विशेषता को देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं अमोघ भूति प्रकार के, ठीक है। तो अमोघ भूति प्रकार के, इसको आप डिटेल से इसको समझना होगा हमें। अमोघ भूति इसकी किस किस की मिलती है, एक तो मिलती है चांदी के सिक्के मिलते हैं और दूसरा मिलते हैं तांबे के सिक्के। अल्मोड़ा के मतलब क्या कहते हैं, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों तक इसके क्या मिलते हैं, हमें मुद्राएं मिलती हैं। और दूसरा क्या मिलता है, इसमें हमें यूनानी सिक्कों का प्रभाव दिखा जाता है। मतलब जैसे यूनानी सिक्के थे उसी तरह के सिक्के हमें दिखते हैं, यूनानी सिक्के, ठीक है। और ये कहता अलकनंदा घाटी तक, ये अलकनंदा नदी तक ये मिलते हैं, अलकनंदा घाटी तक मिलते हैं ये। इससे यह पता चलता है कि जो कुड़िंदों का साम्राज्य था वो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था करके, ठीक है।
अब बात करते हैं चौथा इसका पॉइंट, एक और पॉइंट होगा इसमें। इसमें लिखा गया था जो अमोघ भूति प्रकार की, जो इसमें लिखा गया था खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी, खरोष्टी लिपि में क्या लिखा गया था? इसमें लिखा गया था कुडिंदस्य, कुडिंदस्य अमोघ भूति महाराजस्य, अमोघ भूति महाराजस्य। ये लिखा गया था किसमें? ये लिखा गया था अमोघ भूति में। अमोघ भूति की 4 से 5 विशेषताएं हैं, इनको ध्यान से आप पढ़े हैं। अमोघ भूति प्रकार के सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के मिले, उत्तराखंड के विभिन्न जगहों से ये लोग मिलते हैं। ये सिक्के यूनानी सिक्कों जैसे मिलते, जैसे यूनान के सिक्के थे उसी तरह के सिक्के ये भी मिलते थे। और अलकनंदा नदी घाटी तक इनकी सीमा थी, मतलब अलकनंदा घाटी तक भी ये हमें मिलते गए हैं। खरोष्टी लिपि, जबकि इनका राज कहाँ था? ये तो हरिद्वार एरिया तक ही रहते थे, लेकिन बाद में इनकी जो मुद्राएं मिली वो अलकनंदा घाटी से भी मिले, इसलिए हम कह सकते हैं जो कुलिंदु का था वो साम्राज्य एक बहुत बड़ा एरिया में था करके। अब बात करेंगे फिर इसके खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। खरोष्टी लिपि में लिखा गया था कुडिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य, कुडिंदस्य अमोघभूति महाराजस्य। ये अमोघभूति प्रकार की हमने विशेषताएं देख ली है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है इसमें, इसका ध्यान रखो। ये अधिकतर जो धातु मिलती है ताम्र धातु की मिलती है, ताम्र धातु की ये मुद्राएं हमें मिलती हैं, ठीक है। इनका वजन भी 119 ग्राम है, उसको याद करने की जरूरत है नहीं, इतना आपसे पूछेगा नहीं, नॉर्मली पूछेगा ताम्र धातु की ये क्या होती है? बनी होती है, ठीक है। और क्या होता था इसमें? इसमें जो इसमें जो कुडिंदु के 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, 8 मिलता है वैसे, 8 राजाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिसमें से 4 का हमें नाम याद करना होगा। शिवदत्त, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र। इन 4 राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है ताम्र। तो 8 राजाओं का नाम मिलता है, जिसमें से हमें चारों का नाम तो पता है, चारों का नाम हमें नहीं पता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र। इन 4 राजाओं का नाम याद करना ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इनमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, मेनली आपको इतना याद करना है जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं ये ताम्र धातु की बनी होती हैं। इसमें 8 राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें से 4 का नाम आपसे पूछेगा वो, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र। इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हम छत्रेश्वर, चित्रेश्वर, छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं, इनके क्या विशेषता है इसके बारे में देखते हैं। इनकी मुद्राओं में जो इनकी मुद्रा ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया है? भगवत चत्रेश्वर महात्मन। लिखा क्या गया ब्राह्मी लिपि में? भगवत चत्रेश्वर महात्मन। ये किस भाषा में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ठीक है। भगवत चित्रेश्वर महात्मन लिखा गया, ठीक है। तो नोट राइटिंग का आप चिंता मत करो, मैं आपको इसमें दे दूंगा, किसमें? आपको अच्छे से आपको डिटेल से इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक मैंने सोचा है जो हमारे हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो कोल खस जारी तक हम कवर करवा चुके हैं। तो खस तक मैं एक एमसीक्यू बना दूंगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, तो उसकी क्लास भी 1-2 दिन में मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चित्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की आपको मुद्राएं पता होनी चाहिए, ब्राह्मी लिपि में मिली थी, भगवत चित्रेश्वर महात्मन इसमें लिखा गया है। इन मुद्राओं में कुषाण कालीन यानी कि विदेशी क्या करता है? प्रभाव दिखता है, कुषाण कालीन प्रभाव दिखता है। अब कुषाण लोग तो बाहर से आए थे, कुषाण कालीन प्रभाव देखा जाता है। अब कुषाण लोग तो कहां से? बाहर से आए थे, इसलिए क्या बोलते हैं? विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात हमने किसकी करी? अमोघ भूति की करी, अल्मोड़ा प्रकार की करी, छत्रेश्वर चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के बारे में हमने डिटेल से देखा है, ठीक है। तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। ज्यादा न कराते हुए धीरे धीरे हम इस क्लास को कवर करवाएंगे। इसके बाद भी अभी कुडिंद वंश में बहुत सी जानकारी बचती है, जैसे कुडिंद वंश में जो राजा आए थे उनके नाम हो गए, और उसके बाद किसके बाद कौन सा राजा आया
इनका जो एरिया था वो कहाँ कहाँ तक डिसाइड था करके, इसके बारे में भी हम क्लास को कवर करवाएंगे। एक बार रिवीजन करवाते हैं। अमोघ भूति प्रकार में चांदी और तांबे के सिक्के आते थे, जिसमें यूनानी सिक्के भी शामिल थे। ठीक है, यूनानी सिक्के जैसे ये होते थे। उसके बाद अलकनंदा घाटी तक इनके सिक्कों की जो हमें बात मिलती है, अलकनंदा घाटी तक इनके सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। और खरोष्टी लिपि में ये मिलते हैं। खरोष्टी ब्राह्मी लिपि की मुख्य विशेषता है। यानी कि जो कुड़िन्द, यानी कि अगर ऑल ओवर पूछे तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि मेनली इसमें देखी जाती है। उसके बाद फिर कुड़िंदस्य अमोघ भूति महाराज लिखा गया है खरोष्टी लिपि में, अमोघ भूति प्रकार में। अल्मोड़ा प्रकार में मेनली ताम्र धातु की बनी होती है और 8 राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 का नाम हमें पता है, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र। और छत्रेश्वर और चित्रेश्वर प्रकार की इसमें ब्राह्मी लिपि में है। भगवत चित्रेश्वर महात्मा इसमें लिखा गया है। और कुषाण कालीन या विदेशी मुद्रा, इसमें विदेशी मुद्रा की हमें झलक दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका पूरा जो कुड़िंद वंश है पूरा कवर करवा देंगे और आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।